हेलो बच्चों, का हाल चाल। तो चलो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था सरफेस केमिस्ट्री का वो देख लिए थे कि सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग किस किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेनली हम लोग सॉलिड या लिक्विड का जो आउटर पृष्ठ होता है, बाहरी पृष्ठ होता है, सबसे टॉप लेयर जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसका प्रॉपर्टी कैसा है, उस पे कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो मैंने आपको उसमें एडजॉर्प्शन के बारे में बताया था और बताया था कि आखिर सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन क्यों होता है, तो कारण के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो और पॉजिटिव और निगेटिव कैटलाइज पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन के बारे में भी मैंने बताया था। तो एडजॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था बच्चों कि होता क्या है कि कोई एक सॉलिड सबस्टांस है, ठीक है, कोई एक ठोस पदार्थ है, जो इसका सरफेस जो है वो अगर खुरदरा हो, रफ सरफेस हो तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां पे एक सॉलिड सबस्टांस है और इसके सरफेस पे कोई गैस या किसी अदर सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है आके जमा होता है। ठीक है, किसी सॉलिड के टॉप लेयर पे यानी बाहरी पृष्ठ पे किसी गैस या सॉलिड का मॉलिक्यूल आके जमा होता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं बच्चों एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन में होता क्या है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के आउटर सरफेस पर ही जमा होते हैं बच्चों। ये इसके बल्क में प्रवेश नहीं करते, यानी अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, इन साइड में इन नहीं करते हैं, सिर्फ सरफेस पे रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस घटना को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब एक और घटना होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन 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 में क्या होता है, देखो थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है। ये एडजॉर्प्शन है और ये एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं यानी गैस या सॉलिड का जो मॉलिक्यूल होता है जिसे हम एडजॉर्बेट बोलते हैं, वो एडजॉर्बेट जो होता है सिर्फ पृष्ठ पे ही, सरफेस पे ही नहीं रहेगा, बल्कि इसके बल्क में प्रवेश कर जाएगा, यानी पूरे सॉलिड में, पूरे सॉलिड के प्रत्येक पार्ट में, उसके बाहरी सरफेस पे भी और उसके इन साइड में भी प्रवेश कर जाएगा। तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो चलो अब हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं एब्जॉर्प्शन। सब नाम जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इसमें मैंने फिर बताया था एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट जो जाके जमा होता है, और एडजॉर्बेंट जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना होती है। और उसके बाद और मैंने बताया होगा डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन क्या होता है कि एडजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें होता क्या है कि पहले तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल जाके और सरफेस पे एडजॉर्बेंट के जमा होते हैं, लेकिन उसको आसानी से वहां से छुड़ाया भी जा सकता है। ठीक है, हटाया भी जा सकता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो सारा नाम एक दूसरे से मिलता जुलता है बच्चों। तो चलो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि देखो, तो इसमें हम लोग लिखेंगे द फिनोमिनन एज ए result of which molecular species, जिसे हम एडजॉर्बेट बोलते हैं, एडजॉर्बेट मोलिकुलर स्पीसीज एक्युमुलेटेड ऑन द सरफेस एज वेल एज इनसाइड।
that is throughout of the solid, throughout of the solid, जिसे हम एडजॉर्बेंट भी बोलते हैं, एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द फिनोमिनन एज ए रिजल्ट ऑफ विच molecular species accumulated on the surface as well as inside, that is throughout of the solid। तो जिस इसमें बोल रहा है कि वैसी घटना, द फिनोमिनन, वैसी घटना जिसके फलस्वरूप, एज ए रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है, यानी जो गैस है और सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है, जिसे हम एडजॉर्बेट कहते हैं बच्चों, वो जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है सरफेस पर भी, ध्यान देना, सरफेस पर भी, एज वेल एज इनसाइड, यानी उसके बल्क में भी, अंदर भी प्रवेश कर जाता है। तो सरफेस पे भी जमा हो जाता है और उसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह की घटना को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी वैसी घटना जिसमें मॉलिक्यूलर स्पीसीज किसी सॉलिड के पूरे बल्क में समा जाता है, यानी उसके सारे पार्ट में समा जाता है, सरफेस के साथ साथ उसके इंटरनल पार्ट में भी समा जाता है। तो उसे हम बोलते हैं बच्चों एब्जॉर्प्शन। देखो एक और चीज मैं यहां पे बताता हूं आपको, इसी से मिलता जुलता नाम, सोर्प्शन। सोर्प्शन क्या होता है? तो सोर्प्शन होता है कि जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना साथ साथ होती है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना साथ साथ होती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं सोर्प्शन। तो सोर्प्शन होता है ए फिनोमिनन in which adsorption and absorption occurs simultaneously तो देखो सोर्प्शन एक ऐसी घटना है, ए फिनोमिनन इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। मतलब बच्चों जब अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन और अवशोषण एब्जॉर्प्शन की घटना साथ साथ होती है, तो इसे हम बोलते हैं सोर्प्शन। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे करो क्या कि एक छोटे से कटोरे में इंक ले लो, इंक समझते हो ना, देखो यहां पे ये जो इंक है, ये इंक, इसको किसी कटोरे में आप ले लो, छोटे से कटोरे में, और इस इंक में क्या करो कि जो चौक होता है, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाला चौक होता है, उसको आप इसमें डुबा दो, और डुबाने के बाद इसको बाहर निकालो, तो आप देखोगे कि चौक का जो कलर है, कलर यानी जो रंग है, सॉरी, इंक का जो कलर है वो उसके सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। इंक का कलर चौक के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो जाएगा, और इंक में जो लिक्विड था बच्चों, यानी जो वाटर था, वो उसके अंदर तक प्रवेश कर जाएगा, समा जाएगा। जब आप चौक को तोड़ के देखोगे तो देखो कि अंदर वाला भाग जो है वो ब्लैक नहीं हुआ है और ना ही ब्लू, मतलब जिस कलर का आपका इंक हो वो कलर से अंदर का पार्ट नहीं रंगेगा, लेकिन अंदर का पार्ट गीला जरूर हो जाएगा। उसमें आप देखोगे तोड़ के उसमें वाटर अंदर तक प्रवेश कर गया है, लेकिन उसका जो कलर मटेरियल है वो सिर्फ कहां पे रह जाएगा? सरफेस पे। तो यहाँ पे दो घटना एक साथ हुआ बच्चों, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या हुआ कि इंक जो था उसका कलर मटेरियल चौक के टॉप लेयर पे रह गया, यानी सरफेस पे रह गया, और इंक का जो लिक्विड मटेरियल था यानी वाटर था वो उसके इनसाइड प्रवेश कर गया। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की घटना साथ साथ हुई, और इसी को हम नाम देते हैं बच्चों सोर्प्शन। ठीक है, तो हमने देखा एब्जॉर्प्शन और सोर्प्शन।
अब एक चीज आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में लिखने के लिए 2 मार्क्स में कि आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस लिख दो, अंतर बता दो। तो चलो लिख देते हैं, आप उसको लिख लेना। चलो तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो, तो इधर है एब्जॉर्प्शन और इधर है एडजॉर्प्शन। तो पहली बात, एब्जॉर्प्शन जो है, इट इज द फिनोमिनन एज ए रिजल्ट द स्पीसीज ऑफ वन सबस्टांस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अदर सबस्टांस। यानी एब्जॉर्प्शन एक ऐसी घटना है जिसमें स्पीसीज ऑफ वन सबस्टांस, किसी एक पदार्थ का जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी दूसरे सबस्टांस के बॉडी में, उसके चारों भाग में यूनिफॉर्मली यानी एक समान रेट से समाहित हो जाता है, उस पे जमा हो जाता है। ठीक है, लेकिन एडजॉर्प्शन क्या है बच्चों? तो इट इज द फिनोमिनन एज ए रिजल्ट द स्पीसीज ऑफ वन सबस्टांस गेट कंसंट्रेटेड मेनली ऑन द सरफेस। तो यहां पे ध्यान देना है, एडजॉर्प्शन में पकड़ के बैठ जाओ आप, सरफेस पे होने वाली घटना है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरे बल्क में यानी थ्रू आउट द मटेरियल होने वाली घटना है। सेकेंड क्या है? द कंसंट्रेशन इज द सेम थ्रू आउट द मटेरियल। चूंकि एक समान रेट से, यूनिफॉर्म रेट से सभी भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है एडजॉर्बेट, तो यहां पे कंसंट्रेशन प्रत्येक भाग में एडजॉर्बेंट के एक समान होता है, लेकिन यहां पे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कंसंट्रेशन अधिक होगा और उसके बल्क में कंसंट्रेशन यानी उसके इनसाइड में कंसंट्रेशन कम होगा। इट इज ए बल्क फिनोमिनन सिंस इट अकर्स थ्रू आउट द मटेरियल। यह एक स्थूल घटना है, यानी पूरे बॉडी में होता है, इसलिए ये पूरे बॉडी में एक समान संपन्न होता है। लेकिन इट इज ओनली सरफेस फिनोमिना, तो यह क्या है? एक सतही घटना है, पृष्ठीय घटना है। लास्ट है इट प्रोसीड एट यूनिफॉर्म रेट। तो ये जो घटना घटित होता है वो एक समान रेट से होता है, यूनिफॉर्म रेट से होता है। लेकिन एडजॉर्प्शन क्या होता है बच्चों की, ये बिगिनिंग में यानी प्रारंभ में तो बहुत स्पीड से होता है, रैपिड रेट से होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका रेट क्या होता है? स्लो कर जाता है, डिक्रीज करता है, स्लोली डिक्रीज करता है, यानी धीरे धीरे घटता है। तो ये था डिफरेंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो लिख लीजिए इसको, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। चलो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की। तो बच्चों, जो एडजॉर्प्शन की घटना होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। तो टाइप्स ऑफ, आप हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो होता है बच्चों 2 प्रकार के होता है। पहला है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और इसे हम फिजिजॉर्प्शन के नाम से भी जानते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन, इसमें क्या होता है बच्चों? व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्बेट आर held by weak van der Waal force of attraction to the surface of adsorbent।
इज कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन। तो इसमें है क्या बच्चों कि देखो, जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट यानी एडजॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं, फिर से एक बार समझ लो, ये बार बार मिलने वाला है आपको, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट ये दोनों में अंतर क्या है? तो एडजॉर्बेंट वो सरफेस होता है जिस पर एडजॉर्प्शन की घटना होती है। तो ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, लिक्विड का टॉप लेयर है, तो ये जो सरफेस हो गया इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, जिसके ये सॉलिड सब्सटेंस जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन की घटना होगी उसे बोलेंगे एडजॉर्बेंट, और जो गैस या लिक्विड आके इस सरफेस पे जमा होगा उसी को बोलेंगे एडजॉर्बेट। तो देखो, व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट का अणु मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक वांडर वाल फोर्स, यानी कमजोर वांडरवाल बल नहीं, कमजोर वांडरवाल बल से बंधे होते हैं। किससे? टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस से जो एडजॉर्बेंट का मॉलिक्यूल होता है वो अगर वीक वांडरवाल फोर्स से बंधा हुआ हो तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। यानी यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है बच्चों, और एडजॉर्बेट जो होता है कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है तो वीक वांडरवाल बलों से जुड़ा हुआ होता है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन, तो इसमें क्या है, इसमें होता क्या है कि जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल होते हैं, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके केमिकल बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं, यानी यहां पे केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि वेन particles of adsorbate and adsorbent are held by a stronger force similar to chemical बॉन्ड, सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि व्हेन पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल होते हैं और एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, यानी रासायनिक बंधन से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। तो फिर से एक बार समझ लो कि अगर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच कोई केमिकल बॉन्ड का निर्माण नहीं हुआ है, कोई रासायनिक अभिक्रिया वहां पे नहीं हुई है, और वे सिर्फ एक दूसरे से वीक वांडरवाल बलों से बंधे हुए हो, तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच कोई केमिकल रिएक्शन हो गया और उसके फलस्वरूप उनके बीच एक केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो गया और वे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से बंध गए, तो इस तरह के एडजॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे केमिकल एडजॉर्प्शन या केमीजॉर्प्शन। तो ये दो प्रकार का एडजॉर्प्शन था बच्चों। अब हम लोग बारी बारी से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो लिखिए इतना, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि भौतिक अधिशोषण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप हेडिंग लगा लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन।
तो इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, इसका सबसे पहला गुण है कि ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। नॉन स्पेसिफिक नेचर, नॉन स्पेसिफिक नेचर। नॉन स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या होता है, चलो एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे देखो, ये अपना फर्स्ट वाला है भतीजा, समझ रहे हो, और ये दूसरा है सेकेंड वाला। तो इससे तो जान पहचान है, अरे मेरा दो भतीजा है, मंगरा और पंचोछरा। तो ये मंगरा जो है वो कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, मतलब मान के चलो पढ़ा लिखा ही नहीं है, और इसका कोई उतना ज्यादा स्टेटस नहीं है, और एकदम साधारण सा बच्चा है, और पढ़ा लिखा कम है, और इधर उधर का नॉलेज भी थोड़ा कम है, और देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर स्मार्ट नहीं है, तो साधारण सा बच्चा है। और ये जो पंचोछरा है थोड़ा ही हाई प्रोफाइल वाला है, पढ़ लिख लिया है, थोड़ा बीटेक उटेक कर लिया है, ठीक है। तो ये पढ़े में तेज तरह था शुरू से, पढ़ लिख के, और ये क्या है कि जॉब भी ले लिया है, ठीक है। अब ये बेचारे के जॉब है वही ईंटा लादे वाला, बालू लादे वाला, खेती के समय में खेती करे वाला। तो दोनों अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है ये जॉब में नहीं है, यानी नौकरी नहीं करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब इसका नहीं है, लेकिन इसका है। तो अब देखो इसमें बात आता है कि दोनों का शादी करना है हमको, ठीक है। मंगरा के भी कर देना है, पंचोछरा के भी, दोनों बिगड़ गया है, ठीक है। तो दोनों के शादी करना है। तो अब देखो, इसका शादी करने के लिए हमें कोई विशेष बात इससे पूछने की जरूरत नहीं है, कोई भी साधारण सी लड़की को देख के और इसका शादी कर देंगे हम, ठीक है। क्योंकि बेचारा कम पढ़ा लिखा है और नौकरी वोकरी में भी नहीं है, तो इसका कोई विशेष मांग यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे जो लड़की चाहिए वो भी कोई हाई प्रोफाइल नहीं चाहिए, कोई भी साधारण सी लड़की देख के हम इसको शादी कर देंगे, ठीक है। लेकिन समस्या ये पंचोछरा वाला में है। अब ये कहेगा इसका अलग अलग बहुत तरह के फरमाइश होगा, बहुत सारा कंडीशन लगाएगा। पहली बात कि खूब पढ़ी लिखी होनी चाहिए, दूसरी बात कि आलिया भट्ट होनी चाहिए, यानी देखने में भी आलिया भट्ट, अपन भले थोड़ा कालिया जैसा है लेकिन लड़की इसको आलिया चाहिए, ठीक है। तो सुंदर चाहिए, फिर बोले कि साधारण लड़की नहीं बल्कि जीन्स वाली चाहिए। तो इसमें क्या हो गया कि कंडीशन लग गया, इसमें कंडीशन लग गया कि इसी तरह का अगर होगा, इतना क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, तभी तो हम उससे शादी करेंगे। अगर अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, मान लो कि इसका है कि बीएड की हुई हो और आलिया भट्ट जैसा दिखे और जीन्स पहने, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करे तभी तो ये पंचोछरा शादी के लिए तैयार होगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, बेचारा के जैसन खोज के दे दो, वो एक लिए वही रानी मुखर्जी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, यहीं पे आता है स्पेसिफिक नेचर का। यहाँ पे जो लड़की हो गई ये स्पेसिफिक नेचर का हो गई कि बीएड की हुई है, एक वो कंडीशन हो गया, दूसरा आलिया भट्ट जैसा होना चाहिए, यानी ये भी एक कंडीशन हो गया, और जीन्स पहनने वाली। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया यहाँ पे कि ये सारा गुण फॉलो होगा तभी तो ये शादी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई विशेष कंडीशन नहीं है। तो वही बात है बच्चों, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी अविशिष्ट प्रकृति का। यानी यही बात हो गया इसका वाला, मंगरा वाला, कि यहाँ पे किसी तरह के कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी गैस, किसी तरह का भी गैस किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जब आप केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करोगे तो वहां पे तरह तरह का कंडीशन लग जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे कंडीशन लग गया। तो स्पेसिफिक नेचर का होता है, वहां पे सिर्फ वही गैस जाके सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा जो उसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाता हो, ठीक है। तो अब आई होप समझ गए होंगे कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का नेचर क्या होता है। तो नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। कहने का मतलब कि एनी गैस कैन बी एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड एड्जॉर्बेंट, ठीक है, एनी सॉलिड एड्जॉर्बेंट।
यानी कोई भी गैस किसी भी सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो सकता है। यहाँ पे कोई कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। दूसरा बात देखो, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए नेचर ऑफ एडजॉर्बेट क्या होना चाहिए, यानी जो पदार्थ जाके जमा हो रहा है, जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज जाके जमा हो रहा है किसी सॉलिड के सरफेस पे, तो उसका नेचर क्या होना चाहिए। तो उसका कोई भी नेचर, कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। हम तो पहले ही बोले कि कोई भी गैस किसी भी सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके जुड़ सकता है। तो नो स्पेशल क्राइटेरिया, नो स्पेशल क्राइटेरिया, नो स्पेशल क्राइटेरिया, यानी कोई विशेष गुण नहीं होना चाहिए। ओनली क्राइटेरिया इज, यहां पे एक चीज का खाली ख्याल रखना है कि ऐसे तो कोई भी गैस किसी भी सॉलिड एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके जमा हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट कम अधिक हो सकता है कि कोई गैस ज्यादा तेजी से जाके जमा हो गया और कोई गैस धीरे धीरे जाके जमा होगा। तो ओनली क्राइटेरिया इज इजिली liquefiable gases like NH3, HCl are get adsorbed by greater extent। तो यहां पे एडजॉर्बेट के लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि यही एडजॉर्बेट जाके एडजॉर्ब होगा, कोई भी किसी भी सॉलिड पे जाके एडजॉर्ब हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें रेट का, तो रेट अलग अलग हो सकता है। तो जो आसानी से द्रवीकृत होने वाले गैस हैं, जो गैस आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाता है, वैसी गैसें जैसे अमोनिया हो गया, HCl हो गया, तो ये सारी गैसें जो हैं वो किसी सॉलिड सरफेस पे जल्दी जाके एडजॉर्ब हो जाते हैं। और वही गैसें जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, तो ये आसानी से लिक्विफाई नहीं होते हैं। तो ये सारी गैसें आसानी से किसी एडजॉर्बेट पे एडजॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये केवल एक क्राइटेरिया यहाँ पे है। अगर आप तीसरा बात करो कि एडजॉर्बेंट का क्या कंडीशन होना चाहिए, तो एडजॉर्बेंट का भी कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। कोई भी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कोई भी गैस आके एडजॉर्ब हो सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट more will be extent of एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, एडजॉर्प्शन का जो रेट होगा उतना ही अधिक होगा। तो कुछ अच्छे क्वालिटी का अगर एडजॉर्बेंट का नाम लिया जाए तो उसमें आप एनिमल चारकोल बोल सकते हो, जंतुओं के हड्डी का जो चारकोल होता है तो एनिमल चारकोल बोल सकते हो। नारियल का जो चारकोल होता है उसे आप ले सकते हो। जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल, तो वो आप उसके बारे में बोल सकते हो, अच्छे क्वालिटी का एडजॉर्बेंट होता है। ठीक है, एलुमिना की बात कर सकते हो। तो ये सब जो है अच्छे क्वालिटी का एडजॉर्बेंट है। अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक इसका देख लेते हैं, बढ़ते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट है बच्चों एंथैल्पी, जिसे हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी। तो इसका जो एंथैल्पी है वो लो होता है। कितना होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन का जो एंथैल्पी है वो लो होता है और ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है। 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है,
तो ये होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एंथैल्पी। अब बात करते हैं कि एंथैल्पी क्या होता है। तो इसमें थोड़ा सा बात हम और बताते हैं आपको एड्जॉर्प्शन के बारे में। एड्जॉर्प्शन के बारे में आपको कुछ कुछ चीज याद रखना है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा है? सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना है पहली बात। दूसरी बात बच्चों की ये रिवर्सिबल नेचर का है। रिवर्सिबल नेचर का है, ठीक है। और तीसरी बात कि ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है। एड्जॉर्प्शन की जो घटना है, एड्जॉर्प्शन की घटना वो एक सरफेस फिनोमिना होता है, यानी किसी भी सॉलिड के या लिक्विड के सिर्फ टॉप लेयर पे होता है, सरफेस पे होता है। दूसरी चीज रिवर्सिबल नेचर का होता है। कहने का मतलब कि एक बार कोई गैस या सॉलिड किसी सॉलिड के सरफेस पे आके जमा हो गया तो आप उसे वहां से रिमूव भी कर सकते हो, उसे हटा भी सकते हो। तो ये हो गया रिवर्सिबल नेचर। और एक्सोथर्मिक कहने का मतलब कि जब एड्जॉर्प्शन की घटना होती है बच्चों, तो वहां से हीट इवोल्व होता है, यानी हीट रिलीज होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है वहां से, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब आप देखो इंथैल्पी का मतलब क्या होता है। इंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों चेंज इन हीट। चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जो है इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एच को डिफाइन नहीं किया जा सकता। आप चेंज इन एंथैल्पी को डिफाइन कर सकते हो। तो चेंज इन एंथैल्पी का मतलब हुआ चेंज इन हीट। हीट में कितना चेंज हुआ, एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो देखो किसी सॉलिड के सरफेस पर, बात को समझना, किसी सॉलिड के सरफेस पर 1 मोल सबस्टांस आके एड्जॉर्ब हो रहा है। कितना सबस्टांस? 1 मोल। तो 1 मोल सबस्टांस को यहां पे एड्जॉर्ब होने में अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो 20 से 40 किलो जूल एनर्जी यहां पे रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे हीट आपको बाहर से देना नहीं है। एड्जॉर्प्शन की जब प्रोसेस होगी तो हीट यहां से इवोल्व होगा, रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। तो जब 1 किलो जूल पर मोल का मतलब हुआ कि जब 1 मोल एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल किसी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? तो 20 से 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। तो इसी को बोलते हैं हम कि इसमें एंथैल्पी कितना है? लो है, 20 से 40। लो क्यों बोल रहे हैं? है तो 20 से 40 अच्छा खासा, लेकिन जब आप केमिकल एड्जॉर्प्शन देखोगे तो उसमें 80 से 240 होता है, इसलिए उसके कंपैरिजन में क्या है? लो है, ठीक है। तो इसका एंथैल्पी जो होता है वो लो होता है। पांचवा, रिवर्सिबल नेचर। यह जो है वो उत्क्रमणीय प्रकृति, रिवर्सिबल नेचर का होता है। रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या हुआ? मीन्स डिजॉर्प्शन कैन टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्प्शन होगा, एड्जॉर्प्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और उसके बाद डिजॉर्प्शन भी होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो एड्जॉर्प्शन की घटना हो रही है, यहां पे एड्जॉर्बेंट है प्लस इस पे आके कौन मिल रहा है? एड्जॉर्बेंट, इसके पृष्ठ पर, ठीक है। तो यहां पे एक घटना हो रही है एड्जॉर्प्शन का घटना हो रहा है, लेकिन यहां पे डिजॉर्प्शन भी हो सकता है बच्चों, डिजॉर्प्शन भी हो सकता है। यानी अभी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्बेंट जाके जमा होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा? यहां पे निगेटिव होगा।
यहाँ पे डेल्टा एच होगा निगेटिव, एनर्जी बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एनर्जी बाहर से देना शुरू करते हो, डेल्टा एच को पॉजिटिव करते हो और टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो एडजॉर्प्शन नहीं होके अब क्या होगा, डिजॉर्प्शन, यानी कि एडजॉर्बेंट जो होगा एडजॉर्बेंट के सरफेस पर से रिमूव होना शुरू कर देगा। छठा है नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर। तो यानी मॉलिक्यूलर लेयर होता क्या है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, कि बात को समझना। देखो ये हमारा है एडजॉर्बेंट बच्चों, एडजॉर्बेंट, ठीक है, एडजॉर्बेंट है। अब इसके पृष्ठ पे आके कोई गैस का मॉलिक्यूल जमा हो रहा है, यानी एडजॉर्प्शन की घटना हो रही है। तो पहले क्या हुआ कि एक लेयर आके पूरा जमा हो गया, ठीक है, एक लेयर आके जमा हो गया, ठीक। तो अगर ये केमिकल एडजॉर्प्शन होता बच्चों, तो ये एक लेयर के बाद इस पे और दूसरा लेयर आके नहीं जमा होता, तो इसको हम बोलते कि ये मोनोमोलिकुलर लेयर का निर्माण कर रहा है। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एक गैस जो है आके एक लेयर तो जमा हो गया, एक लेयर तो आके जमा हो गया, अब इसी के ऊपर दूसरा लेयर भी आके जमा हो सकता है, यहाँ पे एक दूसरा लेयर का भी निर्माण हो सकता है। उसी तरह गैस पुनः तीसरे लेयर का निर्माण कर सकता है। तो ये जो होता है मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण करता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है, यानी बहुआण्विक परत का निर्माण होता है, एक से अधिक लेयर का निर्माण होता है। तो इसमें होता क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर can be formed when pressure is high। तो इसमें क्या होता है कि अगर प्रेशर हाई हो, दाब उच्च हो, दाब बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। वो आगे हम बताएंगे जब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे हम लोग। तो जब प्रेशर हाई होगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण हो सकता है। एक लेयर पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके ऊपर फिर से गैस के मॉलिक्यूल जमा होंगे, फिर उस लेयर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल जमा होंगे। तो इस तरह से मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया एडजॉर्प्शन जो होता है एक सरफेस फिनोमिना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है एक बल्क फिनोमिना है, ठीक है। एडजॉर्प्शन जो होता है वो इनिशियली रैपिड रेट से होता है, यानी बहुत स्पीड से होता है और धीरे धीरे उसका रेट घट जाता है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म रेट से होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो एडजॉर्बेंट से सिर्फ वंडरवाल बलों से जुड़े होते हैं, वीक फोर्स से जुड़े होते हैं। यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्ड का निर्माण नहीं होता, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है वो उसमें केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है और वो स्पेसिफिक नेचर का होता है। हम लोगों ने फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखा कि इसमें नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। उसके बाद एडजॉर्बेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, आसानी से लिक्विफाई होने वाला गैस आसानी से एडजॉर्ब होता है। और एडजॉर्बेंट में भी कोई विशेष क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उसका सरफेस एरिया जितना अधिक होगा एडजॉर्प्शन का रेट उतना ही अधिक होगा। एंथैल्पी मैंने बताया कि जो एडजॉर्प्शन है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन का एंथैल्पी लो होता है। और जब आप 1 मोल सबस्टांस का एडजॉर्प्शन कराते हो तो 20 से 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। रिवर्सिबल नेचर का होता है, यानी डिजॉर्प्शन भी साथ साथ होता है। एक बार एडजॉर्प्शन हो गया तो मॉलिक्यूल वहां से हट भी सकता है। और लेयर कैसा बनता है, तो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, मिलते हैं फिर से कल अगले लेक्चर में, और उसमें हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, और फिर हम लोग देखेंगे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में अंतर, और उसके बाद हमारा इंपोर्टेंट टॉपिक आएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।